तो परिचर्या की जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसमें क्रम से 2 टेस्ट सीरीज़ 50-50 प्रश्नों की कंप्लीट हो चुकी हैं और तीसरी टेस्ट सीरीज़ आपको दी गई टेस्ट कंप्लीट करने के लिए कि आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, कैसे कर रहे हो, उस लिए टेस्ट सीरीज़ दी जाती है। पहले टेस्ट सीरीज दी जाती है, फिर बाद में आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन के रूप में दिया जाता है ताकि जो डाउट्स हों उसको क्लियर कर दिया जा सके। और इस वीडियो में हम देखेंगे, वीडियो की जो लेक्चर क्लास है उसमें हम ये देखेंगे कि जो टेस्ट सीरीज़ 3 है परिचर्या की, उसमें जो 50 प्रश्न हैं उनके उत्तर किस तरह से आपको देने थे, कौन से सही उत्तर क्या हैं और कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये उत्तर सटीक है, सही है, उसको एक्सप्लेनेशन के रूप में हम बताएंगे। ठीक है, तो अभी भी जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आयुर्भास्कर क्लास ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आयुर्भास्कर क्लास ज्वाइन कर लें। आप वहाँ से आपको आयुर्भास्कर ऐप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ऐप इंस्टॉल कीजिए और जब आप अपने नंबर से लॉगिन कर लोगे तो वहाँ पे आपको आयुर्भास्कर ऐप के अंदर ही आपको यूपीपीएससी आयुर्वेद स्टाफ नर्स की क्लास दिखेगी। वहाँ से आप फीस पेड करके किसी भी माध्यम से, आप फ़ोन पे, गूगल पे, किसी भी माध्यम से आप फीस पे करके क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और अब जो समय है तैयारी का एक बेहतरीन समय है। एग्ज़ाम अभी लगभग आपके 2 महीने रह गए हैं, उसकी प्रिपरेशन इस हिसाब से करनी है। टेस्ट आपको कंप्लीट करना है, पूरी टेस्ट सीरीज़ को वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप कंप्लीट कीजिए, टेस्ट दीजिए ताकि अच्छा एक तरह से आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। अभी भी समय बहुत है तो क्लासेस जल्दी से परचेज कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। बार बार हम क्या कह रहे हैं कि आपको आयुर्वेद से 120 प्रश्न मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कंफ्यूज हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि कौन से प्रश्न कितने मिलेंगे। एक बार इसको हम समझा दें ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं है कि प्री एग्ज़ाम में क्या क्या होगा। तो जो प्री एग्ज़ाम है, जो 22 मार्च को प्री एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसमें आयुर्वेद के 120 प्रश्न हैं आपके सिलेबस से। आयुर्वेद के कितने प्रश्न हैं? 120। और अदर जो क्वेश्चन है आपका, अदर सब्जेक्ट जो है जिसमें जीके जीएस है और हिंदी है, मैथ्स हैं, साइंस के भी कुछ प्रश्न हैं और कंप्यूटर का भी कुछ प्रश्न है। ठीक है, तो ये टोटल मिला करके 50 प्रश्न इससे होने वाले हैं। 50 प्रश्न इससे होंगे। तो लगभग अगर आप देखें तो टोटल जो क्वेश्चन हैं आपके, टोटल आपके क्वेश्चन होंगे 170 और 170 को कंप्लीट करने के लिए आपके पास मिलेंगे 180 मिनट। मतलब 180 मिनट में आपको 170 प्रश्न का उत्तर देना है। तो आप इसमें जीके जीएस, हिंदी और कंप्यूटर पे अगर ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं बन जाएंगे। कंप्यूटर से कम भी प्रश्न आएंगे तो 5 से 10 प्रश्न के बीच में ही आएंगे और बाकी जीके जीएस से प्रश्न होंगे और हिंदी से। साइंस के बहुत कम प्रश्न हैं और मैथ के बहुत कम प्रश्न हैं। तो आप जीके जीएस अगर सब्जेक्ट जितने भी यूनानी के भी जो स्टूडेंट हों, कहीं भी तैयारी कर रहे हों, तो आयुर्भास्कर ऐप पे यूपीपीएससी की जो भी भर्ती आती है उसमें जो अदर सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होता है उसकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आप ऐप से क्लासेस अदर सब्जेक्ट की ले सकते हो क्योंकि अदर सब्जेक्ट का सिलेबस सभी का सेम है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हैं। तो सभी के सिलेबस सेम है। यहाँ पे जीके जीएस की क्लास विस्तृत रूप से पढ़ाई गई है, हिंदी की क्लास टोटली है। तो आपको बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही कम फीस में आपको अदर कोर्स की जो क्लास है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अदर सब्जेक्ट से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 120 क्वेश्चन जो हैं आपके आयुर्वेद सिलेबस से हैं। तो इस पे तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। 120 प्रश्न इससे हैं और 50 प्रश्न इससे हैं और टोटली आपका जो नंबर होगा वो है मतलब कि 85 नंबर का आपका क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर आपका 85 नंबर का होने वाला है। तो मतलब आप अगर देखें तो टोटली 170 प्रश्न के लिए हर प्रश्न के लिए आधा नंबर दिया गया है। तो कई बार आपको समझाया जा चुका है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको कन्फ्यूज़न होती है, तो एक बार फिर से हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब डायरेक्टली देखते हैं आपके क्वेश्चन जो भी हैं किस हिसाब से हैं और कैसे आपको करने हैं।
देखते हैं। तो इसमें परिचर्या के जो भी टॉपिक हैं उससे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, आपको इस हिसाब से दिए जा रहे हैं ताकि आयोग जो परीक्षा में क्वेश्चन देगा इस पे ही आधारित हो। इसी तरह से क्वेश्चन मिलते जुलते आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जैसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, बंधन कैसा उपाय है। तो बंधन हमने आपको बता दिया, इसको इंग्लिश में रेस्ट्रेंट कहते हैं। और बंधन इसलिए प्रयोग में लिया जाता है कि ताकि रोगी को एक जगह पे अस्थायी करके उसकी उपचारात्मक जो भी कार्रवाई है वो की जा सके, चिकित्सा की जा सके। तो बंधन के कई सारे प्रकार हमने बताए थे। तो बंधन कैसा उपाय है, रक्षात्मक भी है, सुरक्षात्मक भी है, रोगी के नियंत्रण के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है। तो इसलिए सभी तरह का उपाय है, लेकिन ज़्यादातर बंधन सुरक्षात्मक उपाय के अंतर्गत ही देखा जाता है, सुरक्षा की दृष्टि से ही देखा जाता है। तो सुरक्षा या रक्षा और रोगी नियंत्रण अगर देखें तो सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो सभी जो आंसर है वो सही होगा। ठीक है, तो बंधन जो है रोगियों की परिचर्या में बहुत ज़्यादा सहभागिता दिखाता है और एक तरह से ये क्या है, सहायक होता है रोगी की परिचर्या करने में। अगला प्रश्न कह रहा है, रोगी में हाथ पैर की क्रियाओं को प्रतिबंधित करने के लिए किस बंधन का प्रयोग करते हैं। तो हाथ पैर दोनों की बात कर रहा है, हाथ और पैर। तो अगर पैर की देखें तो गुल्फ बंधन का प्रयोग किया जाता है, और हाथ की देखें तो कलाई बंधन का प्रयोग किया जाता है। तो रोगी में हाथ पैर की क्रियाओं को प्रतिबंधित करने के लिए जो बंधन प्रयोग में लिया जाता है उसे हम गुल्फ बंधन और कलाई बंधन कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको कंप्लीट करेंगे, याद रखना है जो भी आंसर बताया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी प्रक्रिया के दौरान एक छोटे बालक के हाथ पांव की हलचल प्रतिबंधित करने के लिए किस बंधन का प्रयोग करते हैं। तो किसी प्रक्रिया, कोई भी प्रक्रिया हो उसमें छोटे बच्चे के हाथ पैर दोनों आपको प्रतिबंधित करने हैं, हलचल उसकी प्रतिबंधित करनी है हाथ पैर की, तो कौन सा जो बंधन है प्रयोग में लिया जाएगा। तो वहाँ पे प्रयोग में लिया जाता है ममी बंधन। तो ममी बंधन के बारे में हमने बताया भी था कि अस्पताल में फ़िलहाल में अगर ममी बंधन नहीं है तो टॉवेल में बच्चे को लपेट दिया जाता है धड़ से, ताकि उसके हाथ पैर एक जगह अस्थायी हो जाएं। ठीक है, तो ममी बंधन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कौन सा बंधन शल्य क्रिया के दौरान रोगी को स्ट्रेचर से गिरने से रोकने के लिए, शल्य क्रिया के दौरान कह रहा है स्ट्रेचर से गिरने के लिए रोकने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो धड़ की जैकेट, सुरक्षा पेटी बेल्ट, घुटने के बंधन और तो कौन सी बंधन का प्रयोग किया जाता है, किस बंधन का, सुरक्षा पेटी या बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा बंधन का प्रयोग अधिकांशतः बच्चों एवं व्यग्र रोगियों में किया जाता है। मतलब कि बच्चों में भी किया जाए और व्यग्र, मतलब कि जिनसे डर हो, अपना ड्रिप निकाल करके नीडल निकाल दें, हाथ खुजला दें, कुछ कर दें, तो उस लिए कौन सा बंधन प्रयोग में लिया जाता है। तो वह प्रयोग में लिया जाता है आपका निरंगुल और हस्तप। ठीक है, कौन सा बंधन प्रयोग में लिया जाता है, निरंगुल, हस्तप या मीट बंधन कहते हैं। निरंगुल इसलिए क्योंकि उसमें उंगलियां नहीं होती हैं, डायरेक्ट हाथ को उसमें एंटर करा दिया जाता है और यहाँ पे बांध देते हैं ताकि उससे रोगी जो है खुजाए मत, कुछ करे ना। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बंधन सामान्यतः इनमें से किन से बनाए जाते हैं। मतलब कि बंधन किन किन चीज़ों से बन सकते हैं। तो बंधन का अगर देखिए तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों से बनाया जाता है, जिसमें लिनन भी प्रयोग में लिया जाता है, कैनवास भी प्रयोग में लेते हैं, चमड़ा भी प्रयोग में लेते हैं। तो तीनों का प्रयोग होता है, इसलिए उत्तर आपका कौन सा सही होगा, सभी। ठीक है, तो सभी वाला ऑप्शन याद रखिएगा। हम इसलिए आपको यहाँ पे सभी ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं ताकि आपको याद रहेगा कि बंधन जो है इन वस्तुओं से भी बन सकते हैं। तो कभी ऐसा हो जाए एग्जाम में कि क्वेश्चन यही रहे और कोई एक वस्तु उसमें सम्मिलित कर दी जाए तो आपको याद रहेगा, तो आप आंसर दे सकते हो। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी रोग के होने या चोट लगने पर किया जाने वाला उपचार कहलाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली है कि किसी रोग के होने या चोट लगने पर किया जाने वाला, तो किया जाने वाला यहाँ पे प्रारंभिक जब तक न रहे, प्रारंभिक उपचार कहलाता है। तो जब तक प्रारंभिक नहीं रहेगा तब तक हम प्राथमिक नहीं कहेंगे। तो प्रारंभिक उपचार क्या कहलाता है, प्राथमिक उपचार कहलाता है, प्राथमिक सही रहेगा। ठीक है, अगर प्रारंभिक न रहे, किसी रोग के चोट लगने
पर या रोग होने पर जो उपचार किया जाता है तो वो एक तरह से चिकित्सा में आएगा और द्वितीयक के अंतर्गत चला जाएगा, क्योंकि वो प्राथमिक नहीं होगा, प्रारंभिक नहीं है इसलिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से किन परिस्थितियों में प्राथमिक चिकित्सा उपयोगी है। तो किन परिस्थितियों में प्राथमिक चिकित्सा बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इन परिस्थितियों में अगर देखें तो हड्डी टूटने में भी प्राथमिक चिकित्सा का प्रयोग होता है, जलने में भी प्राथमिक चिकित्सा उपयोग में ली जाती है और हृदयाघात में भी प्राथमिक चिकित्सा उपयोग में होती है, इसलिए ये सभी वाला ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्राथमिक उपचार के मूल तत्व हैं। तो प्राथमिक उपचार के मूल तत्व जिस पे प्राथमिक उपचार कार्य करता है वो कौन कौन से हैं। रोगी को तत्काल चोट के कारण से दूर करना, सही है। घायल के शरीर पर कसे कपड़े ढीले करना और श्वसन मार्ग की बाधाएं दूर करना। तो इसलिए सभी जो हैं मूल तत्व हैं प्राथमिक उपचार के, इसलिए सभी सही रहेगा। ठीक है, तो जो भी अभी तक आयुर्भास्कर क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, यूपीपीएससी आयुर्वेद स्टाफ नर्स की क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, आप ऐप से क्लास ज्वाइन कर लीजिए और ऐप की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से ऐप इंस्टॉल कीजिए और क्लासेस परचेज कर लीजिए। अभी भी समय आपके पास बहुत है, तैयारी अच्छी हो सकती है, तो देर नहीं करना है, क्लासेस ज्वाइन कीजिए और तैयारी बेहतर कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से किस आकार के सुई का प्रयोग रक्त के नमूने को संग्रहित करने के लिए करना चाहिए। तो किन आकार के और किस खांच की। तो आकार अगर बोलें तो 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर की जो सुइयां होती हैं वो प्रयोग में ली जाती हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो 18, 19 नहीं है, 17, 25, 20, 23 है। तो एक जो नंबर है वो यहाँ पे सम्मिलित है, तो आप इसमें कर लेंगे कि 20 नंबर की सुई का भी प्रयोग हम कर सकते हैं रक्त का नमूना लेने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न अब कह रहा है मूत्र परीक्षण के भौतिक परीक्षण में इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। मतलब मूत्र का भौतिक परीक्षण अगर किया जाए तो इनमें से क्या नहीं होता। भौतिक परीक्षण मतलब देख करके, महक करके, मात्रा के हिसाब से। तो जो डायरेक्टली बिना किसी चीज़ को मिक्स किए अगर परीक्षण किया जाता है तो वह भौतिक के अंतर्गत आता है, देख करके। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें तो रंग, आयतन और गंध, ये तीनों दो जो देखिए ये भौतिकता के आधार पर है, बस निक्षेप जो है भौतिकता के आधार पर नहीं है, इसलिए इसमें से पूछ रहा है कि क्या सम्मिलित नहीं है। तो जब नहीं पूछेगा तो निक्षेप है, अगर पूछे कि क्या सम्मिलित है तो तीनों सम्मिलित हो जाएंगे, तो निक्षेप आप करेंगे कि क्यों नहीं सम्मिलित होता है। अगला सामान्यतः मल का रंग कैसा होता है। तो ये प्रश्न आपको रट्टा मारना है। मल का रंग कई लोग के दिमाग में आ जाएगा नहीं हल्का पीला होता है, हल्का सफ़ेद, ऐसा कुछ नहीं है। मल का रंग जो है गहरा भूरा होता है। कैसा होता है? गहरा भूरा होता है। सामान्यतः मल जो है गहरे भूरे रंग का होता है। अगला प्रश्न, अब देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। मल की मात्रा कब अधिक होती है। ये परीक्षण का जो टॉपिक है मलमूत्र, अत्यंत जो अलग से जो परीक्षण वाले जो भी टॉपिक हैं उनसे सम्मिलित करके आपको ये प्रश्न दिए गए हैं ताकि वो भी टॉपिक आपको रट जाए। तो मल की मात्रा कब अधिक होती है, तो आपके दिमाग में रखना है कि जब व्यक्ति रेशेदार भोजन अधिक मात्रा में करता है तब मल की मात्रा अधिक होती है। मतलब कि फाइबर वाले कंटेंट अगर लेंगे तब आपको मल जो है अधिक होता है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना, भोजन में रेशेदार पदार्थ अधिक होने पर, ठीक है, तो अधिक होने पर मल की मात्रा अधिक हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। क्या कह रहा है मल में जल का प्रतिशत होता है। तो जल कितना प्रतिशत होता है मल में, तो आंख बंद करके मार दीजिएगा 30%। मतलब मल में जल का प्रतिशत कितना होता है, 30% ही जल मल में होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जन्म के समय शिशुओं का मल किस रंग का होता है। ठीक है, जन्म के समय शिशुओं का मल किस रंग का होता है, तो गहरे हरे रंग का होता है। ये भी अपने दिमाग में रखना है। गहरे हरे रंग का जो मल है शिशुओं का होता है, जो कि जन्म के समय बताया गया है चिकित्सा के अंतर्गत। जन्म के समय जो शिशु का जो मल होता है गहरे हरे रंग का होता है और उसे अलग नाम भी दिया गया है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न उसी से मिलता जुलता है। क्या नाम दिया गया है, मिकोनियम। क्या नाम दिया गया है, मिकोनियम। क्या कह रहे हैं, जन्म के समय शिशुओं के मल को कहा जाता है।
तो जन्म के समय जो शिशु का गहरा हरा मल जो होता है उसे मिकोनियम और जन्म विष्टा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसलिए दोनों वाला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अब देखिए 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, सामान्यतः बलगम का गंध होता है। तो एक चीज़ आपको बता दें कि बलगम अगर सामान्यतः है, कोई बीमारी से ग्रसित कोई व्यक्ति नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति है, तो उसके बलगम का कोई गंध होता ही नहीं है। तो आपको ऐसा प्रश्न दिखे तो आप डायरेक्ट मारिएगा गंध रहित। तो बलगम का कोई गंध नहीं होता है अगर उसमें संक्रमण नहीं है तो। ठीक, अगला प्रश्न। अब देखिए कह रहा है कि नाक के परीक्षण हेतु इनमें से किसकी जरूरत पड़ती है। तो नाक अगर है तो इंग्लिश में नेजल अगर लिखा हो तो आपके दिमाग में जाएगा कि नहीं, हाँ डायरेक्ट नेजल है तो ये तो लगेगा ही लगेगा। तो ठीक है, नेजल स्पेकुलम जो है ये काम में लिया जाता है, हेड मिरर भी काम में लिया जाता है। ओटोस्कोप का प्रयोग जो है ये कर्ण चिकित्सा करने के लिए होता है, कान की चिकित्सा के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी इसका जो है घ्राण चिकित्सा मतलब कि नाक की चिकित्सा के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है ओटोस्कोप का। तो अगर हम देखें तो नेजल स्पेकुलम, हेड मिरर और ओटोस्कोप तीनों का प्रयोग किया जाता है किसमें, नाक के परीक्षण के लिए। इसलिए आप सभी वाला जो ऑप्शन है इस पे सही का निशान लगाएंगे। आप ये दिमाग में रखिएगा, ओटोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जो नेत्र चिकित्सा, नाक की चिकित्सा और कान की चिकित्सा में भी प्रयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न। अब देखिए आगे अगला प्रश्न वही मिलता जुलता कह रहा है, कानों के परीक्षण हेतु इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए ओटोस्कोप को हम क्या कह रहे हैं, कर्णदर्शी, कर्णदर्शी हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में ओटोस्कोप। और एक है कर्ण स्पेकुलम। तो आप देखें तो कर्ण स्पेकुलम और कर्णदर्शी दोनों जो है प्रयोग में लिए जाते हैं कान के परीक्षण हेतु, इसलिए दोनों वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि गर्दन का स्पर्श परीक्षण किस लिए किया जाता है। तो गर्दन का जो स्पर्श परीक्षण होता है बस लसिका ग्रंथियों की स्थिति जानने के लिए, लसिका ग्रंथि की जो जांच है वो करने के लिए गर्दन का स्पर्श किया जाता है। ठीक है, और मरीज की थूक निगलने की क्षमता का मूल्यांकन कब किया जाता है, थायराइड ग्रंथि या अवटु ग्रंथि की स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं कि मरीज की थूक निकलने की क्षमता का मूल्यांकन कब किया जाता है, तो अवटु ग्रंथि की स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। लेकिन जब गर्दन का स्पर्श परीक्षण पूछा जाए किस लिए किया जाता है, तो लसिका ग्रंथियों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, हृदय एवं फेफड़ों का परीक्षण कैसे किया जाता है। तो हृदय और फेफड़ों का परीक्षण करने के लिए पहले